इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक है रेम्यूनरेशन या कमीशन। थोड़ा सा डिस्कशन हुआ था इसमें लास्ट क्लास में कि सर असेट को बिकवाना, लायबिलिटी को पे करना, सबकी एसेट्स की वैल्यूएशन करना, आना जाना, लीगल फॉर्मेलिटीज, इन सब में ये टाइम कंज्यूमिंग काम है। इस टाइम कंज्यूमिंग काम के लिए ऐसा कई बार होता है कि पार्टनर्स एक पर्टिकुलर पार्टनर को सारी ड्यूटी दे देते हैं और उस पार्टनर को बदले में कुछ रेम्यूनरेशन मिलता है, कुछ कमीशन मिलता है। तो उसमें एंट्रीज क्या होंगी, इस पर डिस्कशन करना है। जरूरी नहीं है कमीशन मिले। अगर क्वेश्चन में ऐसा लिखा हुआ कि एग्रीमेंट में ऐसा लिखा हुआ, टर्म्स में ऐसा लिखा हुआ, तो ही मिलेगा, वरना नहीं मिलेगा। अगर बिजनेस से किसी एक पर्टिकुलर पार्टनर को कमीशन दिया जा रहा है तो उसकी जर्नल एंट्री क्या होनी चाहिए, बताइए। रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट, आगे टू पार्टनर्स कैपिटल। और कोई आंसर? रिलेशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर, कोई आंसर? टू कैश आएगा। एक आंसर है रिलेशन अकाउंट डेबिट टू कैश। और कोई आंसर? सर सेम टू कैश। और तीसरा कोई आंसर? रिलेशन डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल। ये तो लिखा हुआ है ना, ध्यान से देखिए। मैं इसका डिस्कस करता हूं पहले। रियलाइजेशन टू कैश। सर पार्टनर से कोई भी डीलिंग हम कभी कैश में करते हैं? पार्टनर को इंटरेस्ट कैपिटल देते हैं तो कैश में देते हैं क्या? एंट्री करते हैं इंटरेस्ट कैपिटल अकाउंट, डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। पार्टनर को रेम्यूनरेशन देते हैं, इंटरेस्ट ड्राइंग उससे लेते हैं। मतलब कोई भी डीलिंग अगर हम पार्टनर से करते हैं तो कैश में नहीं करते, अकाउंट खुला हुआ है। डिस्कस किया था पहले भी। जैसे हमारे नेबर में कोई शॉप होती है, किराने की शॉप होती है, वो डैडी वहां जाकर बात करके आते हैं, घर में बच्चे आएंगे सामान लेने के लिए, आप सामान देते रहना, लिखते रहना, पैसे मत मांगना उनसे। जब मेरे को सैलरी मिलेगी महीने के एंड में तो मैं आपका हिसाब कर दूंगा। तो उसका हमारा खाता खुल गया, वहां पर अकाउंट खुल गया। ऐसे ही पार्टनर्स का अकाउंट हमारे यहाँ खुला हुआ है कैपिटल अकाउंट के नाम से। तो हमसे कोई भी ट्रांजैक्शन लेन देन कैश में नहीं करते। मतलब अकाउंट ऐसे में सर आपका प्रॉफिट है 4 लाख रुपए, 4 लाख रुपए कैश पकड़ो, या आपका इंटरेस्ट में 1 लाख रुपए 1 लाख रुपए पकड़ो, ऐसा नहीं। उसके खाते में लिख देते, उसके कैपिटल अकाउंट में लिख देते। जब उसे पैसा निकालना होता है कैपिटल अकाउंट से निकाल देते हैं। इसलिए कमीशन अगर दे रहे हैं पार्टनर को तो ये वाली एंट्री तो गलत है। अब इस पर ये वाली एंट्री दे रहे हैं, आंसर वो बताइए। पार्टनर को कमीशन मिल रहा है कि दे रहा है? वो पार्टनर कमीशन मिल रहा है तो रिसीवर है कि गिवर? रिसीवर है तो डेबिट होगा क्रेडिट होगा? आप तो क्रेडिट बोल रहे हो। सोचो बनाओ एंट्री क्या होनी चाहिए। एक्सपेंस हम रेम्यूनरेशन दे रहे हैं पार्टनर को तो एंट्री क्या होनी चाहिए, बताइए। कोई आंसर? तो पार्टनर कैपिटल डेबिट टू रियलाइजेशन। रिलेशन डेबिट हो रहा है, क्रेडिट हो रहा है? रिलेशन क्रेडिट कब होता है? जब इनकम होती है, एक्सपेंस होती है। इनकम हो रही है, कोई कमीशन दे रहे हैं पार्टनर को तो एक्सपेंस हो रहा है। ये एंट्री गलत। बनाओ एंट्री बनाओ। ऑप्शन आपके पास 3 ही है, पार्टनर्स कैपिटल, रियलाइजेशन और कैश। और जब कमीशन देंगे तो पार्टनर की कैपिटल बढ़ेगी ना सर? ये वाला आंसर करेक्ट है जी। समझे कैसे? पर हमें ऐसा लग रहा है कि हम पार्टनर को कमीशन दे रहे हैं तो वो रिसीवर है। देखिए रिसीवर तब होता है जब एक्चुअल में वो दुकान से घर लेके जाए। अभी तो बुकिश एंट्री कर रहे हैं बस। सर दूसरी एंट्री भी कैश टू रियलाइजेशन। कैश वर्ड तो आएगा ही नहीं। पार्टनर के साथ हम डीलिंग कैश में नहीं करते हैं। उसे एक्सपेंस देना हो, रेम्यूनरेशन देनी हो, प्रॉफिट देना हो, कुछ भी देना हो, उसके अकाउंट में लिख देते हैं। कैश में डीलिंग करते ही नहीं पार्टनर। वो तो ड्राइंग्स करनी है, उसको पैसा लेके जाना है तो कैश में ही होगा। अदरवाइज डीलिंग कैश में करते ही नहीं तो कैश तो पक्का नहीं आएगा। पार्टनर्स कैपिटल टू रियलाइजेशन या रिलेशन टू पार्टनर्स कैपिटल। क्या मैं कह रहा हूं करेक्ट एंट्री जो है वो है रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल। इसी को मैंने 5 मिनट पहले गलत बोला था, अब मैं इसको बोल रहा हूं कि सही है और रीजन के साथ, क्योंकि आपको एंट्री तो पता थी लेकिन रीजन नहीं पता था। अब चर्चा करना है रीजन पर। रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट क्यों हो रहा है? क्योंकि एक्सपेंस है, बिजनेस से किसी पार्टनर को कमीशन दिया जा रहा है, रेम्यूनरेशन दी जा रही है, बिजनेस के लिए एक्सपेंस है, इसीलिए रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट हो रहा है। अब हमें ऐसा लग रहा है कि सर पार्टनर को कमीशन मिल रहा है तो वो रिसीवर है और डेबिट का रिसीवर होता है, तो पार्टनर कैपिटल क्रेडिट कैसे हो रही है? यहां कंफ्यूजन हो रही है।
कंफ्यूजन खत्म करने के लिए ये 11th वाले कॉन्सेप्ट पे वापस आते हैं। सैलरी पेड टू राम 5000। इसके एंट्री बताइए फटाफट से। सैलरी कैश राम अकाउंट डेबिट क्यों नहीं करा? क्योंकि राम रिसीवर। सैलरी दी हमने राम को, राम पर्सन है और वो रिसीवर है, उसे कैश मिल रहा है, तो हमने उसको डेबिट क्यों नहीं करा? डेबिट द रिसीवर का लॉजिक हमने पढ़ा हुआ, सुना ध्यान से। वजह से सर राम ने सर्विस दी है और उसे बदले में कैश मिला है, वो 5000 रुपए का गिवर है और 5000 रुपए का रिसीवर है, अल्टीमेटली कुछ भी नहीं है, इसलिए उसका नाम नहीं है। दूसरा एग्जांपल देखो। गुड्स सोल्ड टू राम फॉर कैश। एंट्री बताएं इसकी। कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। सर राम डेबिट क्रेडिट के लिए हुआ, नाम आ रहा है, क्योंकि जब हमने उसको गुड्स बेचे तो वो राम, मैं मान लीजिए मिस्टर राम, तो मैंने गुड्स ले लिए और पैसा दे दिया, तो उतने ही अमाउंट से मैं रिसीवर हूं और उतने ही अमाउंट से मैं गिवर हूं, नेट कुछ भी नहीं हूं, इसलिए उसका नाम नहीं है। समझ आ रही है बात? नाम तभी आता है, देखो हमें सिर्फ ऐसा नहीं कि सिर्फ हमें टेंजिबल चीजें देखनी है, कैश ही देखना, सर्विस भी तो देखनी है। नाम एम्प्लॉय का, इसलिए देखो आप सोच रहे हो सैलरी एक्सपेंस होता है इसलिए सैलरी डेबिट हुआ, ये रीजन सही है, लेकिन ये रीजन नहीं बोल सकता कि राम डेबिट क्यों नहीं हुआ। इसका रीजन ये नहीं कि सैलरी डेबिट हो रही है, राम डेबिट नहीं हुआ। राम ने सर्विस दी, वो गिवर है, उसे कैश मिला, वो रिसीवर है, नेट कुछ भी नहीं। ये नहीं बोलना सर कैश लिखा हुआ है इसलिए राम नहीं आया, कैश लिखा हुआ इसलिए कैश आया, ये लॉजिक क्लियर है, लेकिन कैश लिखा इसलिए राम नहीं आया, ये लॉजिक नहीं है। राम क्यों नहीं आया? क्योंकि वो रिसीवर भी है, उतने ही अमाउंट से वो गिवर भी, नेट कुछ भी नहीं। यही अगर हमने उधार बेचा होता राम को गुड्स, तो राम रिसीवर है, उसने गुड्स लिए तो बदले में दिया कुछ भी नहीं, तो सिर्फ रिसीवर है, इसलिए राम डेबिट होता है। समझ आ रही है बात? यस सर। अब यहां पर आते हैं सर हम एक्सपेंस के, कमीशन की। किसी पार्टनर ने फर्म को सर्विस दी कि वो सारे काम कर रहा है, वो गिवर है, इसलिए उसे क्रेडिट किया जाता है। अभी तो उसे पैसे मिलेंगे, वो रिसीवर कहां से बन गया? रिसीवर तब बनेगा जब उसे पैसे मिलेंगे, कैश मिलेगा, वो अपने घर लेके जाएगा कैश, तब वो रिसीवर बने। अभी तो वो गिवर है, उसने सर्विस दी है, हमने इस चीज की एंट्री करी है, क्रेडिट द गिवर, वो सर्विस दे रहा है, और रिलेशन का एक्सपेंस अकाउंटेड है, इसलिए रिलेशन डेबिट होगा। क्लियर हो गई बात? जब वो पैसा लेके जाएगा तब वो बनेगा रिसीवर, अभी वो सिर्फ गिवर है, वो सर्विस दे रहा है। क्लियर हुई बात? क्वेश्चन में रेम्यूनरेशन दे रहे हैं पार्टनर को या कमीशन दे रहे हैं पार्टनर को, तो एंट्री होती है रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स। डॉट पूछ रहे थे कुछ? सर पैसे लेके जाने की एंट्री थोड़ी होगी जब बाद में, जब फाइनल पैसे की एंट्री ना, फाइनल एंट्री होगी, जैसे हम पार्टनर कैपिटल का बैलेंस कैश में ट्रांसफर करते हैं, तो फाइनल पेमेंट की एंट्री होती है, उसमें ऑटोमेटिक जुड़ जाएगा ये वाला। ठीक, और पूछिए। चलिए पहले ट्रांजैक्शन पर आ गए हम। पहला, एड्यू अ पार्टनर हु अंडरटेक्स टू कैरी आउट द डिसोल्यूशन प्रोसीडिंग्स इज पेड 3000 फॉर द सेम। तो पार्टनर को 3000 रुपए देने हैं सर हमने, तो एंट्री लिख लीजिए रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू एड्यूज कैपिटल अकाउंट 3000। रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू एड्यूज कैपिटल अकाउंट 3000। सेकंड पढ़िए। देखिए सेकंड में, एड्यू वन ऑफ द पार्टनर्स वाज आस्क्ड टू लुक इनटू द डिसोल्यूशन ऑफ द फर्म, वो चीज देखिए, एंड फॉर व्हिच ही वाज अलाउड अ कमीशन ऑफ 2000। दोनों सेम ट्रांजैक्शन है सर, लैंग्वेज बदल रखी है, बस सेम आंसर, सिर्फ लैंग्वेज बदल रखी है, सेम चीज है कि पार्टनर को हम कमीशन दे रहे हैं, इसको कमीशन के रूप में बोल सकते हैं, इसे रेम्यूनरेशन के रूप में बोल सकते हैं। सेम आंसर, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू एड्यूज कैपिटल अकाउंट 2000। सर कमीशन अकाउंट नाम से नया अकाउंट खोलना ही नहीं है, रेम्यूनरेशन नाम से नया अकाउंट खोलना ही नहीं है। थर्ड पॉइंट पर आ जाए।
Kate, a partner, was paid remuneration of 20,000 and he was to meet all expenses. हमने उसे बोला 20,000 रुपए तुझे दिए जाएंगे रेमुनरेशन के, सारे खर्चों की हेडिंग तेरी, खर्चों का अमाउंट दिया नहीं, उसकी एंट्री करेंगे, रेमुनरेशन का अमाउंट दे रखा है, सेम एंट्री। ये सेम एंट्री वाली बातें अलग अलग क्यों लिखी हुई है सर आपने? सेम एंट्री होनी है, लैंग्वेज किसी भी रूप में आ सकती है। अब मैक्सिमम लैंग्वेज जितने भी आ चुके एग्जाम में आप सब पढ़ चुके हो, आपके लिए कोई आइटम न्यू ना लगे आपको एग्जाम में, इसलिए मैंने सेम ट्रांजैक्शन अलग अलग लैंग्वेजेस में दे रखी है। अब एक्सपेंस और रेमुनरेशन ये दोनों मिक्स होने वाले हैं, एक ही क्वेश्चन के अंदर रेमुनरेशन और एक ही क्वेश्चन के अंदर एक्सपेंस। अब बच्चे इसमें गलती करने की वजह क्या होती है, एग्जाम में गलत हो जाता है ये वाला टॉपिक, उसकी वजह वो सिंगल एंट्री करने की कोशिश करते हैं, वो मिक्स करने की कोशिश करते हैं एक्सपेंस और रेमुनरेशन, कमीशन और रेमुनरेशन। आपको माइंड में क्या फिट कर लेनी है बात कि सर ये क्वेश्चन ना इसमें एक नहीं दो क्वेश्चन है, रेमुनरेशन का समझ लो अलग क्वेश्चन है, एक्सपेंस का समझो अलग क्वेश्चन है। एक्सपेंस के लिए जो हमने आज टॉपिक पढ़ा है रियलाइजेशन टू पार्टनर कैपिटल, और एक्सपेंस के लिए आपने लास्ट टाइम टॉपिक पढ़ा था कि 4 केसेस होते हैं, उस हिसाब से एंट्री पास करते हैं। कमांड हो सकती है, कमांड होने में गलतियों के चांस बढ़ जाते हैं, सेपरेट करो सेफ रहो। पढ़ते हैं एक बार पॉइंट नंबर 4, एडयू अ पार्टनर वाज पेड रेमुनरेशन अमाउंटिंग टू 15,000 एंड ही वाज टू मीट ऑल एक्सपेंस, उसकी जिम्मेदारी है सारे एक्सपेंस वो भरेगा। फर्म पेड एन एक्सपेंस ऑफ 6,000। अलग अलग चर्चा करेंगे। क्वेश्चन में दो अमाउंट दे रखे हैं 15,000 और एक 6,000। 15,000 क्या चीज है? रेमुनरेशन, और 6,000 क्या चीज है? एक्सपेंस। रेमुनरेशन में तो सर कोई केस है नहीं, सिंगल एंट्री है, चाहे कोई भी केस आ जाए, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल लिख लीजिए। रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू एड्यूस कैपिटल अकाउंट 15,000 15,000। एक्सपेंस 6,000 रुपए। सर एक्सपेंस में हमें क्या चेक करना होता है? बियर बाय हूम एंड पेड बाय हूम। बताइए बियर बाय हूम? पार्टनर। पेड बाय हूम? जब बियर बाय पार्टनर होता है तो डेबिट में क्या आता है? पार्टनर कैपिटल। जब पेड बाय फर्म होता है तो क्रेडिट में क्या आता है? एड्यूस कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट 6,000। सर एक बार इसका थर्ड वाला बता दें दोबारा। ये दो एंट्री पास करी है हमने। पहली एंट्री करी रिलेशन टू एड्यूस कैपिटल 15,000, ये रेमुनरेशन की एंट्री। एड्यूस कैपिटल टू कैश 6,000, ये एक्सपेंस पे करने की एंट्री। कमांड एंट्री करना चाहूंगा घर में तो ध्यान से देखें। रिलेशन डेबिट 15,000, एड्यूस कैपिटल क्रेडिट 9,000 टू कैश 6,000। कमांड एंट्री कैसे बनी सर? सर हमने 6,000 रुपए तो कैश पे करा, फर्म से 6,000 रुपए गया, ठीक है। अब हमने रेमुनरेशन 15 की देनी थी, 6 एक्सपेंस तो हमने पे करे, उसको 15 आना, इसको 9,000 कमीशन देंगे हम। 15 कमीशन देना था, 6 एक्सपेंस के काट लिए, कमीशन 9,000 रुपए की, पूरा रेमुनरेशन देना हमारे लिए खर्चा रिलेशन डेबिट। तो ये मिक्स वाली एंट्री बनती है, कमांड वाली एंट्री। उसमें ये भी करके आता है एग्जाम में, ये भी गलत नहीं है, पूरी तरीके से सही है, पूरे मार्क्स मिलेंगे इसमें भी, लेकिन इसमें गलत होने के चांस बढ़ जाते हैं। ज्यादा आसान तरीका रेमुनरेशन की एंट्री अलग करें और कमीशन की एंट्री अलग, एक्सपेंस की एंट्री अलग करें। रेमुनरेशन की सिंपल एंट्री, रिलेशन टू पार्टनर्स कैपिटल, कोई और वैरायटी है, कोई और केस सिचुएशन है नहीं। एक्सपेंस के लिए आपको वही चेक करना है कि बियर बाय हूम, पेड बाय हूम। बियर बाय दो लोग हो सकते हैं, पार्टनर या फर्म। पेड बाय दो लोग हो सकते हैं, पार्टनर या फर्म। हां जी सर एक बार इसका थर्ड वाला दोबारा बताइए सर। खड़ो दोबारा देख लेते हैं एक बार। पार्टनर को रेमुनरेशन दी जाएगी 20,000 रुपए और सारे खर्चों की जिम्मेदारी उसकी। तो रेमुनरेशन की एंट्री, रिलेशन टू पार्टनर्स कैपिटल, खर्चों की एंट्री, अमाउंट नहीं दे रखा तो एंट्री करेंगे। पॉइंट नंबर 5 पर आ गए। Realization expenses amounted to 12,000 were paid by the firm on behalf of any partner with whom it was agreed at 9,000.
एक्सपेंस का अमाउंट कितना? 12,000। ये 9,000 रुपए क्या चीज है? ये रेम्युनरेशन है। क्वेश्चन में साफ साफ ना बोले, ऐसा हो सकता है कि रेम्युनरेशन का अमाउंट क्लियरली क्वेश्चन में ना बोला हो। बेसिकली हुआ क्या, रजिस्ट्रेशन क्या है, हम पार्टनर को जो है वो सैलरी या रेम्युनरेशन जो दे रहे हैं वो तो अलग दे रहे हैं, उसके बाद हम एक्सपेंस की बात करते हैं। एक्सपेंस कितना हो जाएगा, वो कहते जितना एक्सपेंस को बता दूंगा, लेकिन हमें डर लग रहा है एक्सपेंस ज्यादा बता देगा ये, तो हमने एग्री कर लिया भाई तुझे 9,000 रुपए देंगे एक्सपेंस का नाम। हमारे बीच में एग्रीमेंट हो गया कि तो एक्सपेंस के नाम के 9,000 मिले। अब एक्चुअल खर्चा कितना भी हो हमें उसका मतलब नहीं, तो रेम्युनरेशन तो होगी 9,000, हमसे फिक्स 9,000 रुपए दे रहे हैं, चाहे 1,000 रुपए भी ना हो, चाहे 1 लाख हो जाए, मतलब फिक्स है। उसको एग्री कर लिया हमने उससे कि आपको 9,000 रुपए मिलेंगे एक्सपेंस के नाम, तो 9,000 रुपए उसको रेम्युनरेशन दे रहे हैं हम, और एक्चुअल खर्चा हो रहा है 12,000। तो आपको ध्यान रखना है जब भी ऐसे ट्रांजैक्शन आए तो आपको सबसे पहले तो बाइफरकेट करना है कि रेम्युनरेशन अमाउंट पहले मैं अलग लिख लूं और एक्सपेंस का अमाउंट अलग लिख लूं। रेम्युनरेशन की एंट्री सिंपल है, एक्सपेंस में आपको चेक करना है बियर बाय पेड बाय। क्लियर हो गई बात? चलिए पहले इसकी एंट्री करते हैं। रेम्युनरेशन की एंट्री बताइए क्या होगी? रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल, लिख लीजिए। रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू एड्यूस कैपिटल अकाउंट 9,000 रुपए। जितनी भी लैंग्वेज आ सकती है एग्जाम में रेम्युनरेशन के लिए, एक्सपेंस के लिए, मैंने कोशिश करी है सारी लैंग्वेज कवर हो जाए, एग्जाम में आपको कोई लैंग्वेज नहीं ना लगे। तो एक्सपेंस पर आ जाए जी। मुझे बताइए जी, बियर बाय हूम? पार्टनर लिखा हुआ ना, ऑन बिहाफ ऑफ एडी, एडी के बिहाफ पर हम पे कर रहे हैं, एडी को पे करना तो उसकी जिम्मेदारी थी। पेड बाय हूम? फर्म से पैसा जा रहा है। जब बियर बाय पार्टनर हो तो डेबिट क्या आता है? पार्टनर्स कैपिटल। पेड बाय फर्म हो तो क्रेडिट में क्या आता है? कैश। इसलिए एड्यूस कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट 12,000। एड्यूस कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट 12,000। तो ये 9,000 रुपए में भी 12,000 ये पार्ट है। ये 12,000 क्या कह रहे हो? 9,000 रुपए के मतलब 12,000 का ही पार्ट है। देखो क्या कॉन्सेप्ट है, हम क्या कर रहे हैं, हम दोनों का मिक्स करने की कोशिश नहीं कर रहे। हम क्या समझ रहे हैं कि सर 9,000 रुपए कौन सा अमाउंट है कि हमने फर्म ने पार्टनर से, एक पर्टिकुलर पार्टनर से डिसाइड कर लिया कि आपको 9,000 रुपए मिलेंगे एक्सपेंस के बदले। अब एक्चुअल एक्सपेंस 1,000 हो कि 1 लाख हो हमें मतलब नहीं, आपको 9,000 रुपए फिक्स मिलेंगे, ये हमने तय किया। 9,000 रुपए वो वाला अमाउंट है। 12,000 रुपए कौन सा अमाउंट है? जब वो पार्टनर एक्चुअल में काम करने बैठा तो 12,000 का खर्चा आ गया, वो एक्चुअल एक्सपेंस है। तो दोनों सेपरेट चीजें हैं, वो रेम्युनरेशन है और वो एक्सपेंस, दोनों की सेपरेट एंट्री कर रहे हैं। हम ऐसा नहीं देख रहे कि सब 9-12 का पार्ट है, 3 बच गया तो उसका क्या होगा, है ना, मिक्स करना ही नहीं हम इस चीज को। बढ़ते हैं जी आगे, पॉइंट नंबर 6। रियलाइजेशन एक्सपेंसेस 15,000 रुपए के हैं। इट वाज एग्रीड दैट फर्म विल पे 8 एंड बैलेंस बाय गेट ऑफ पार्टनर। इसमें से कैसे ढूंढे? 15,000 को स्प्लिट किया हुआ है सर, 8,000 रुपए अलग और 7,000 रुपए अलग। बताइए, क्वेश्चन में रेम्युनरेशन का अमाउंट सर दे ही नहीं रखा, क्वेश्चन में सिर्फ एक्सपेंस का अमाउंट दे रखा। टोटल 15,000 है, 8,000 अलग और 7,000 अलग। बियर पेड, बियर और पेड। बियर बाय हूम? पार्टनर। फर्म। पेड बाय हूम? बियर बाय हूम? पेड बाय हूम? टोटल एक्सपेंस 15,000 के पार्टनर्स ने और फर्म ने सबने आपस में तय कर लिया कि 8,000 रुपए वाला खर्चा तो फर्म पे करेगी और बाकी बचा वही पार्टनर पे करेगा। तो 8,000 रुपए का जो फर्म पे कर रही है उसी को पे करना था, वही पे कर रही है। रियलाइजेशन टू कैश 8,000। बाकी 7,000 पार्टनर को ही पे करना था, पार्टनर ही पे कर रहा है। नो एंट्री। पेड बाय और बियर बाय पार्टनर होता है तो नो एंट्री आती है। वो एंट्री अगर करोगे तो एंट्री बनेगी पार्टनर का फोटो पार्टी का, इसलिए नो एंट्री। लिख लीजिए रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट 8,000। तो आप नोटिंग लगे आपको सही से, आप नोटिंग करते हैं थोड़ी थोड़ी, आपको ध्यान रहेगा रिवीजन के टाइम में एंट्री कैसे आ गई थी। कुछ दिन नोटिंग मैं बोर्ड पर करा रहा हूँ, वो भी आप नोट करते रहें, रिवीजन में आसानी रहेगी। शॉर्ट फॉर्म आपके माइंड में बिल्कुल फिट हो तो ही लिखना शॉर्ट फॉर्म, वरना फुल फॉर्म लिखें। बी की जगह बियर, पी की जगह पेड, फिर नीचे एफ की जगह फर्म और नीचे पी की जगह पार्टनर। ये जो वाला पी है ये पेड वाला है और ये जो पी है ये पार्टनर वाला है।
सर लेकिन जब इसमें कुछ ऐसा लिखा नहीं है ये पार्टनर बियर करेगा इसका पेड वर्ड लिखा हुआ है। क्वेश्चन में सर हमें कैसे पता लग पा रहा है कि पार्टनर को ही पे करने थे? लैंग्वेज का मीन निकालने की कोशिश करें, लिटरल वर्ड ना ढूंढें। क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है कि टोटल एक्सपेंस 15,000 रुपए के हैं, ये एग्री हो गया है कि 8,000 फर्म पे करेगी, 7,000 पार्टनर पे करेगा, है ना? उसका मीन यही निकल करके आ रहा है कि पार्टनर को ही बियर करना है, पार्टनर नहीं पे करेगा। ठीक है, पॉइंट नंबर सर, रिलेशन एक्सपेंस 10,000 रुपए के। द फर्म हैड एग्रीड विद एडू अ पार्टनर टू रिम्बर्स हिम अप टू 6,000। रिम्बर्स का मतलब क्या होता है सर? नुकसान की भरपाई। रिम्बर्स वर्ड का मतलब क्या होता है? नुकसान की भरपाई। आप किसी के यहाँ जाते हैं, मान लीजिए, और आपको टूट जाती है और नुकसान ज्यादा हो जाता है तो आपको पे करना पड़ता है। छोटा मोटा मान लीजिए कार का कोई एक्सीडेंट हो गया छोटा मोटा, और उसका जो डैमेज आया है सामने वाले कार का, तो आप पैसे देते हो कि इसको रिपेयर करवाने का इसके पैसे दे रहे हो, तो आप रिम्बर्स कर रहे हो। समझ आ रही है बात? टोटल एक्सपेंस 10,000 रुपए के हुए हैं और पार्टनर से एग्री कर लिया गया है कि हम उसे 6,000 रुपए रिम्बर्स कर देंगे। 6,000 रुपए उसके नुकसान की भरपाई हम कर देंगे। ट्रांजैक्शन पढ़ करके आपको आइडिया लगा पाओ कि एक्चुअल में वो एक्सपेंस पे किसने करे, पार्टनर ने कि फर्म ने? पार्टनर ने। फिर पढ़ो, सोचो, रिम्बर्स करने का मतलब क्या होगा? यहां से देखो, मान लीजिए मैं एक पार्टनर हूं, 10,000 का खर्चा हुआ, मैं सारे खर्चे पे कर दिए अपनी पॉकेट से, और मैं फर्म के पास आता हूं कि 10,000 का खर्चे हो गए और आप मुझे पैसे दो, तो वो कह रहे हैं आपको 6,000 रुपए दे देंगे हम, भाई आपने फालतू खर्चे कर दिए, वाले नहीं। तो एक्चुअल एक्सपेंस तो पार्टनर ने ही पे करे, तो रिम्बर्समेंट मिल रही है उसको। एक्चुअल में एक्सपेंस पार्टनर ने पे करे हैं, तभी तो उसको रिम्बर्समेंट मिल रही है फर्म से। समझ आ गई इस बात को? तो एक्चुअल एक्सपेंस 10,000 रुपए के पार्टनर ने पे करे हैं। ठीक है, हम उसे कितने रुपए दे रहे हैं? हम उसे सिर्फ 6,000 रुपए दे रहे हैं। अगेन पार्टनर के साथ कोई भी डीलिंग कैश में नहीं होती, पार्टनर को दे रहे हैं, उसके अकाउंट में डालना है पैसा। ठीक है, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू एडयूज कैपिटल 6,000 रुपए देने की एंट्री उसको। बिजनेस के लिए खर्चा हो गया 6,000 का, और पार्टनर अकाउंट में हमने 6,000 रुपए डाले। अब एक्सपेंस 10,000 रुपए जो पे करे हैं पार्टनर ने, उसकी एंट्री नो एंट्री। पार्टनर को देने थे, पार्टनर ने दिए, हमने उसको सिर्फ 6,000 रुपए देने हैं, हमने 6,000 देने की एंट्री पास कर ली। बिजनेस के लिए खर्चा हो गया और उसके अकाउंट में पैसा डाल दी। 10,000 रुपए फॉर्म से पे हुआ ही, रुपए को कैश अकाउंट लिखूं। एक्सपेंसेस की लिस्ट भी दिखानी होती है, ये नहीं कि मतलब कोई भी पार्टनर कितना बड़ा खर्चा कराया हो, कहीं मुझे पैसे दो, फॉर्म से पैसे मांगो, हिसाब देना पड़ता है कहाँ खर्चा हुआ, कितना खर्चा हुआ। मुझे किसी काम से जाना था, तो मतलब सपोज ट्रेन की जगह प्लेन से चला गया, ज्यादा खर्चा हो गया, और हमारा जो फर्म का बजट है वो ट्रेन का है, तो उससे जो एक्सेस वाला खर्चा हुआ उसकी जिम्मेदारी। बिजनेस के काम से जाना था, फैमिली को भी ले गया, उसके टिकट के पैसे हम नहीं देंगे, वो रिम्बर्समेंट नहीं मिली, तो ऐसे डिडक्शन होती रहती है। जितने एक्सपेंस होते हैं एक्चुअल में वो पार्टनर एक्सपेंस करता रहता है। फिर फॉर्म में सारे पार्टनर डिस्कस किया जाता है कि ये मेरे खर्चे हुए, इसमें कुछ रिजेक्ट होते हैं, कुछ खर्चे कुछ एक्सेप्ट होते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। पॉइंट नंबर 8, एडू वन ऑफ द पार्टनर वाज टू बियर ऑल द रियलाइजेशन एक्सपेंसेस, मतलब बियर बाय पार्टनर, ये चीज क्लियर हो गई है ना? फॉर विच he was given a commission of 2%। कमीशन की एंट्री में पता है, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर, वही एंट्री कमीशन की, वही एंट्री रेम्युनरेशन। कितना कमीशन देना है सर? 2%। 2% किसका? नेट कैश रियलाइज्ड फ्रॉम द डिसोल्यूशन, डिसोल्यूशन के बाद जितना पैसा मिला। एसेट बेचकर पैसे आए 25,000, लायबिलिटी बेची, सो लायबिलिटी को पे करा 5,000, तो अल्टीमेटली 20,000 रुपए आए। 20,000 का 2%, कितना कमीशन देना है उसको? बस रेम्युनरेशन देनी, प्रॉफिट एंट्री कर दीजिए। रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू एडयूज कैपिटल अकाउंट, 25,000 की एसेट बिकी, 5,000 की लायबिलिटी पे हुई, तो नेट कैश कितना मिला, और उसका 2% कितना हमें उसको कमीशन देना है, रेम्युनरेशन देना है। बिजनेस के लिए एक्सपेंस है, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट, पार्टनर ने सर्विस दी है, क्रेडिट लगी हुई, पैसा डाल दे उसके अकाउंट में।
एक्सपेंस का अमाउंट कितना दे रखा है बताइए? 1000। बियर बाय हूं? पार्टनर। पेड बाय हूं? क्या एंट्री होगी? नो एंट्री। क्वेश्चन की स्टार्टिंग में लिखा हुआ है एड्यू वाज टू बियर ऑल द एक्सपेंस, उसी को पे करने थे, और क्वेश्चन के एंड में लिखा है एक्सपेंसेस ऑफ रियलाइजेशन 1000 पेड बाय एड्यू, पार्टनर नहीं पे करें, तो जिसको पे करने थे वही पे कर रहा है, तो हम एंट्री क्यों करें? ठीक है, कमीशन दिया जा रहा है, जितना कैश मिला है उसका 2%, तो ऐसे भी अमाउंट डिसाइड होता है कि जितना कैश मिलेगा उससे कमीशन मिलेगा आपको, ताकि पार्टनर कोशिश ही करे कि एसेट ज्यादा से ज्यादा के बिके और लायबिलिटीज वालों को कम से कम पेमेंट करें, ताकि कैश ज्यादा से ज्यादा दिखेगा और कमीशन ज्यादा बनेगा उसका। हमें लिखना है दोनों एंट्री, मतलब कि आंसर में। देखो एक क्वेश्चन, देखो ऐसे क्वेश्चन देखो डाउट ये है सर, नो एंट्री एक्सपेंस के लिए होनी है, तो ये लिखकर आनी है कि नहीं लिखकर आनी है? इस क्वेश्चन में तो एक ही क्वेश्चन दे रखा है, तो अब ये वाली एंट्री लिखा होगा जो एंट्री करनी है, तो आपका आंसर कंप्लीट हो गया, मतलब आपने एक्सपेंस की कोई भी एंट्री नहीं करी, आपने सिर्फ रेमिशन एंट्री की, आपका आंसर बिल्कुल परफेक्ट है। इस पूरे का आंसर नो एंट्री बन रहा होगा तो आपको नो एंट्री लिख के आना, क्या कर अगर पूरे क्वेश्चन का आंसर नो एंट्री बनता तो आपको नो एंट्री लिख करके आना, ब्लैंक नहीं छोड़ना, मतलब उसको, है ना। मान लीजिए 6 ट्रांजैक्शन दे रखे क्वेश्चन के अंदर, तो आपसे 6 एंट्री एक्सपेक्ट की जा रही है, और 6 में से मान लीजिए एक का आंसर नो एंट्री, तो उसको नो एंट्री लिख करके आना, तो आपके 6 आंसर कंप्लीट हो गए। ठीक, लेकिन हमारे एक क्वेश्चन के अंदर 2 एंट्री बन रही है, एक नो एंट्री और एक कंप्लीट एंट्री, तो एंट्री तो कर ही रहे हो आप, तो एंट्री लिखने की आवश्यकता नहीं। एडिशनली आप लिखना भी चाहते हो तो लिख सकते हो कि रेमिशन की एंट्री हो के नीचे नो एंट्री फॉर एक्सपेंस, ऐसा लिख के भी आ सकते हो। बढ़े आगे, पॉइंट नंबर 9, एड्यू अ पार्टनर वाज अपॉइंटेड to look after the process of dissolution and was allowed a remuneration of 10,000। कितना आसानी से अमाउंट मिल गया सर रेमुनरेशन का? आगे एड्यू एग्रीड टू बियर डिसोल्यूशन एक्सपेंस, सर हमें पता लग गया अच्छे से कि बियर बाय पार्टनर। एक्चुअल एक्सपेंसेस ऑफ 12,000 वर पेड बाय गेट अनदर पार्टनर ऑन बिहाफ ऑफ एड्यू, ये इन 4 केसेस से अलग है। चलिए पहले रेमुनरेशन की एंट्री करते हैं। पता है क्या एंट्री होगी रेमुनरेशन की? रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू एड्यूस कैपिटल अकाउंट, 10,000 लिख लीजिए। रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू एड्यूस कैपिटल अकाउंट 10,000, इसमें तो कोई डाउट है नहीं सर, आसान सी एंट्री है, रेडी टू डाई। एक्सपेंस के लिए रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट हो रहा है, पार्टनर ने सर्विस दी है, उस अकाउंट बढ़ा रहे हैं, कैपिटल अकाउंट क्रेडिट कर रहे हैं। एक्सपेंस पर आते हैं सर, एक्सपेंस कितने रुपए के हैं? 12,000 के। बताइए जी, बियर बाय हूम? पार्टनर। पेड बाय हूम? पार्टनर। तो सर बियर और पेड बाय पार्टनर होता है तो कोई भी एंट्री नहीं होती, लेकिन इस केस में ये दोनों पार्टनर अलग अलग, बियर बाय एड्यू एंड पेड बाय ना जी। तो जब बियर बाय पार्टनर होता है तो डेबिट में क्या आता है? पार्टनर कैपिटल आता है। जब पेड बाय पार्टनर होता है तो क्रेडिट में क्या आता है? पार्टनर कैपिटल। वही करना है आपको, ये वाला पार्टनर डेबिट करना है और ये वाला पार्टनर क्रेडिट करना है। जब भी बियर बाय पार्टनर होता है तो पार्टनर कैपिटल डेबिट करते हैं, बियर बाय एड्यू है तो एड्यूस कैपिटल अकाउंट डेबिट। जब भी पेड बाय पार्टनर होता है तो कैपिटल अकाउंट क्रेडिट होता है। पेड बाय गेट है, गेट्स कैपिटल अकाउंट क्रेडिट, गेट ने पैसे दिए हैं, क्रेडिट लगी हुआ। जिम्मेदारी एड्यू की थी, एड्यू के पास पैसे नहीं थे, उसने फर्म से देखा हमें पैसे नहीं थे, उसने दूसरे पार्टनर से मांगा कि आप पैसे दे दो। हम अकाउंट में बताई गई बात, जिसको पैसे देने थे उसके खाते से पैसे काट लिए, जिसने पैसे दिए उसके अकाउंट में पैसे जोड़ दिए। बढ़ेंगे आगे 10th पॉइंट, एड्यू अ पार्टनर एग्रीड टू डू द वर्क फॉर डिसोल्यूशन फॉर 5,000, 5,000 रुपए लेगा, बदले में काम करेगा, तो ये अमाउंट हो गया रेमुनरेशन का। He took away the stock for the same amount as his commission, बदले में कैश नहीं लेगा, वो स्टॉक ले जाएगा। The stock had already been transferred to relation, सर ये तो प्रिजम्पशन है, अगर हम स्टेप 2 सॉल्व कर रहे हैं तो प्रिजम्पशन है, स्टेप 1 हो चुका होगा, स्टॉक ऑलरेडी ट्रांसफर हो गया होगा। ट्राई करें, क्या एंट्री होनी चाहिए?
क्वेश्चन में दो ट्रांजैक्शन है, ट्रांजैक्शन बेसिकली एक ही है कि पार्टनर से एग्री करा इसमें कमीशन देंगे 5000, वो कहता है ठीक है, बदले में मैं स्टॉक ले जाऊंगा। बताइए क्या आंसर बता रहे हैं? रिलेशन अकाउंट डेबिट टू एड्यूस कैपिटल 5000, का आंसर ये आ रहा है। और कोई आंसर? एड्यू कैपिटल टू रियलाइजेशन एक आंसर आ रहा है एड्यू कैपिटल टू रियलाइजेशन, कोई आंसर? तो तीसरा आंसर हो किसी के माइंड में? नहीं, नो एंट्री आंसर है इसका। अगर आप एंट्री करना चाहें तो पता है इन दोनों एंट्री को कर लो, अल्टीमेट इंपैक्ट नो एंट्री पड़ेगा। देखिए कैसे समझ गया? सबसे आसान तरीका सर, इसको दो ट्रांजैक्शन अलग अलग ट्रीट करो। पहली रेम्युनरेशन दे रहे हैं 5000, क्या एंट्री बनेगी? रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू एड्यूस कैपिटल 5000। पार्टनर 5000 रुपए का स्टॉक उठा के लेके डेबिट द रिसीवर, एंट्री बनेगी एड्यूस कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन 5000। इन दोनों को सेपरेट ट्रांजैक्शन ट्रीट करो, दो एंट्री अलग अलग पास करो, आंसर 100% सही। या फिर आप ये सोचो कि हमने किसी से काम करवाना था, उससे काम करवा लिया, बदले में दे दी 0 रुपए वाली एसेट, जो सेट 0 की हो चुकी है। अल्टीमेटली ना प्रॉफिट हुआ ना लॉस हुआ, ना पैसे देने ना पैसे लेने, कुछ इंपैक्ट पड़ा है नो एंट्री। तो नो एंट्री की तरह भी सोच सकते हो, आंसर भी सही है। या फिर दो अलग एंट्री कर सकते हो, रेम्युनरेशन की और ये स्टॉक कौन कर लें? दो एंट्री लिखनी है, ये दो लिखूंगा। या तो दो एंट्री लिखो या नो एंट्री लिखो, सिंगल एंट्री नहीं। सर रियलाइजेशन में तो लॉस में हो जाएगा, लॉस ही तो है, रेम्युनरेशन दे रहे हैं उसको लॉस नहीं हो गया हमें। नो एंट्री में नो एंट्री में कैसे लॉस कैसे हुआ? यदि स्टॉक डेबिट साइड होगा तो क्रेडिट साइड कुछ होगा ही नहीं। मतलब आप यहाँ तो लॉस है कि वो बुक नहीं हो पा रहा, ये दिख रहा है। देखिए सर, स्टॉक को एक्चुअल में लेकर के जा रहा है तो ये लॉस तो दिखना चाहिए हमें। तो स्टॉक हम ऑलरेडी स्टेप 1 में यहाँ लिख चुके हैं, तो लॉस तो बुक हो चुका है ना। स्टेप 1 में हमने स्टॉक लिख दिया था, तो स्टॉक हमने पहले लॉस बुक कर दिया था। तो क्रेडिट साइड हो जाएगा, बैलेंस अगर ये एंट्री करेंगे तो यहाँ पर भी आएगा 5 और यहाँ पर भी आएगा 5, है ना। ये पहला 5 स्टेप 1 वाला जब स्टॉक अकाउंट खत्म करा होगा हमने, फिर ये 5 इनकम जो स्टॉक बिक गया 5 में, और ये 5 रेम्युनरेशन। ये सोचो ना, 5 का स्टॉक 5 में बिक गया, अल्टीमेट ना प्रॉफिट ना लॉस, 5000 जो रेम्युनरेशन देनी पड़ी वो खर्चा हुआ। बड़े जी पॉइंट नंबर 11 पे आ जाए। Edu, a partner was appointed to look after the process of dissolution and was allowed a remuneration of 10,000. Because amount of remuneration का Edu agreed to bear dissolution expense. आगे actual dissolution expense of 12,000 were paid by Edu by drawing cash from firm. दोनों को सेपरेट रखते हैं सर, रेम्युनरेशन अलग एक्सपेंस अलग। पहला रेम्युनरेशन दे रखी है 10,000 रुपए, एंट्री बताएं रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू एड्यूस कैपिटल अकाउंट 10,000 लीजिए। रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू एड्यूस कैपिटल अकाउंट 10,000। फॉर्मेट बनाना है सर, हाँ जी फॉर्मेट बनाना है चलो डेफिनेटली बनाना है, मेरा फॉर्मेट कुछ नहीं करना। अभी एक्सपेंस पे आते हैं। एक्सपेंस का अमाउंट दे रखा है सर 12,000। चेक करते हैं सर भाई, पेड बाय हूम, बियर बाय, बताइए पेड बाय हूम, बियर बाय हूम, बियर बाय हूम, पेड बाय हूम, फर्म की पार्टनर डिसाइड करें। पेड बाय हूम, फर्म की पार्टनर। पे पार्टनर ने करें लेकिन फर्म से पैसे लेकर पे करें। सर 2000 को हमने भी करे और 10,000 अमाउंट 12,000 पेड बाय फर्म। सर जहां से पैसे गए वही तो उसने तो पेड करा। मान लीजिए मैं आपसे लेकर पैसे दे देता हूं और मैं कहता हूं मैंने पैसे दिए, तो थोड़ा मैंने पैसे दिए, एक्चुअली जिसकी जेब से गए उसी ने पैसे दिए, ठीक है। तो एक्चुअल में पैसे फर्म से ही गए हैं, तो टू कैश अकाउंट आएगा, मतलब पेड बाय फर्म, और पार्टनर ने बीएल करने थे इसलिए पार्टनर डेबिट, एड्यूस कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट।
एडिट कैपिटल अकाउंट डेबिट। क्वेश्चन में ऐसा नहीं था कि 2000 रुपए पे करें, उसने एक डिफरेंस वाला अमाउंट पे करा। अगेन कंपेयर नहीं करना हमें, रेम्युनरेशन सेपरेट ट्रांजैक्शन है, एक्सपेंस सेपरेट ट्रांजैक्शन है, इसे मिक्स नहीं करना कि 2000 ऐसा है या वैसा। तो अगर रेम्युनरेशन अलग दे रहे हैं, फादर एक्सपेंस अलग। पार्टनर को सिंपल सी बात, एक्सपेंस पार्टनर को दे रहे थे और फर्म से पैसा चला गया तो उसके अकाउंट से पैसा काट लिया हमने 12000, इसलिए एडिट कैपिटल अकाउंट डेबिट हो गई। फर्म का कैश कम हो गया, 12000 कैश कम डेबिट। ये लास्ट की जितनी भी ट्रांजैक्शन आई है, स्पेशली 6 से लेके 11 तक, ये बहुत अच्छे से रिवाइज करनी है। एक बार में क्लिक नहीं करते, शायद रिकॉर्डिंग में आपको ढंग से देखना, जाओ रिकॉर्डिंग दोबारा देखना है, इसकी रिवाइज करना बहुत अच्छे, तभी इसकी प्रैक्टिस पे कमांड आएगी अच्छी। क्वेश्चन नंबर 119 पेज नंबर 54, क्वेश्चन नंबर 119, 119 पेज नंबर। पेज नंबर 54, क्वेश्चन नंबर। P, a partner is to bear all expenses of realization for which he is to be paid 2000. P had to pay realization expense of 2500। 2000 का अलग अमाउंट दे रखा है सर, 2500 का अलग। पहले आता 2500, बताइए कौन सा अमाउंट, रेम्युनरेशन के एक्सपेंस? एक्सपेंस। बियर बाय हूम? पार्टनर। पेड बाय हूम? एंट्री क्या होगी? नो एंट्री। 2500 रुपए की नो एंट्री, पेड बाय पार्टनर और बियर बाय पार्टनर। अच्छा, अब 2000 रुपए क्या चीज है? ये रेम्युनरेशन है। क्वेश्चन में रेम्युनरेशन कमीशन क्लियरली वर्ड लिखा नहीं होगा, हमें मीनिंग निकालना है उसका। हमने सिर्फ पार्टनर से तय कर लिया कि तुम्हें हम 2000 रुपए देंगे, आगे खर्चों की जिम्मेदारी तुम्हारी। अब उस 2000 रुपए को कमीशन बोल लो, उसे रेम्युनरेशन बोल लो, या उसे एक्सपेंस, फिक्स एक्सपेंस ऐसा बोल लो, कुछ भी बोल लो उसको। एंट्री बताइए, रिलेशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर कैपिटल 2000। क्वेश्चन पूछा हुआ है रिलेशन अकाउंट डेबिट कितने से करेंगे, तो डी ऑप्शन आंसर आ गया 2000। क्लियर हो गई बात? यस सर। क्वेश्चन नंबर, इन्वेस्टमेंट दे रखी है 2 लाख रुपए की, which were not shown in the books, मतलब ये unrecorded है। One of the creditor took over these investments in full satisfaction of his debt of 2,20,000. How much amount will be deducted from the creditor? क्रेडिटर में से कितना अमाउंट घटा लेंगे? 220 के 2 लाख 220। बेसिकली क्रेडिटर जीरो हो गए, इस ट्रांजैक्शन के बाद क्रेडिटर जीरो हो गए ना। तो किसी क्रेडिटर 2 लाख की इन्वेस्टमेंट ले गए हो, तो अब क्रेडिटर बिल्कुल जीरो के हो गए, तो फुल अमाउंट लेस कर देंगे वहां से, 220 पूरा लेस कर देंगे। अब क्रेडिटर बचेगी, मतलब क्रेडिटर को पे करना ही नहीं। छोटा सा चेंज करते हैं, स्टार्टिंग में लिखा था नॉट शोन इन द बुक, वहां पे मैं नोट डाल देता हूं। इन्वेस्टमेंट्स वैल्यू 2 लाख वर्क शोन इन द बुक्स, मतलब अनरिकॉर्डेड नहीं है, रिकॉर्डेड इन्वेस्टमेंट थी। अब आंसर क्या आएगा बताइए? 2 लाख के 220 रहेगा सर आपकी। जल एंट्री बताइए इसमें, इस ट्रांजैक्शन की ट्रांजैक्शन दे रखी है, एड इलेस भूल जाओ, तो ट्रांजैक्शन दे रखी है कि इन्वेस्टमेंट 2 लाख वाली, क्रेडिटर 220 वाला ले गया, इसकी जल एंट्री बताइए इस चैप्टर में। नो एंट्री का आंसर आया, और कोई आंसर? और कोई आंसर नो एंट्री के अलावा? नो एंट्री करेक्ट है जी। ना कैश आ रहा है, ना कैश जा रहा है, ना पार्टनर रिसीवर है, ना पार्टनर गिवर है। बेसिकली 0 रुपए वाली एसेट और 0 रुपए वाली लायबिलिटी सेट ऑफ हो गई। वर नॉट शोन या वर शोन से फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि स्टेप 1 के बाद हर एक एसेट डिसअपीयर हो जाती है, हर एक की वैल्यू 0 हो जाती है। तो दिशा को प्रॉफिट है वो, प्रॉफिट बुक हो जाता है ऑटोमेटिकली, क्योंकि क्रेडिटर हम 220 लिखे होंगे स्टेप 1 में, है ना।
61 रिजोल्यूशन के टाइम पर पार्टनर एक इन्वेस्टमेंट ले जाता है, इन्वेस्टमेंट की बुक्स में वैल्यू 17,000 है, एग्रीड वैल्यू 14,000 है, तो एंट्री बतानी है अमाउंट के साथ। बताइए क्या एंट्री होगी जब पार्टनर इन्वेस्टमेंट ले जाता है? पार्टनर कैपिटल टू रिलेशन डेबिट द रिसीवर, पार्टनर कैपिटल टू रिलेशन की एंट्री होती है। अमाउंट पता है? 14 तो एग्रीड वैल्यू 14,000, ठीक है जी, ना 17 ना 3, सीधा 14,000 जो एग्रीड वैल्यू। क्वेश्चन नंबर, क्रेडिटर गिवन है 70,000, थोड़ा सा डिफरेंट क्वेश्चन है अब तक का। क्रेडिटर गिवन है 70,000, पार्टनर कैपिटल 1,20,000, कैश 10,000 और एसेट्स रिलायंस एसेट बी की 150, प्रॉफिट लॉस बताना। कैसे बताएंगे, बताइए प्रॉफिट लॉस। रिलेशन अकाउंट बना तो ले, लेकिन एसेट थी कितनी ये तो बताइए। बैलेंस शीट में एक्चुअल में एसेट थी कितने की, ये तो क्वेश्चन में गिवन ही नहीं है। एसेट बिकी कितने रुपए की, 1.5 लाख की। हाँ जी क्या कह रहे हैं, रिलायंस तो जीरो हो जाएगी, क्या कह रहे हैं दोबारा बोलो। रिलायंस अकाउंट में जाकर तो जीरो हो जाएगी ना बैलेंस शीट। देखो हम क्या कर रहे हैं, प्रॉफिट लॉस कैलकुलेट कर रहे हैं रिलेशन का, ठीक है जी। तो उसके लिए हमें क्या चाहिए होगी, ध्यान से देखिए। रिलेशन अकाउंट में यहाँ एसेट्स की पहले बुक वैल्यू आती है, फिर यहाँ पे एसेट की सेलिंग वैल्यू आती है, यहाँ पे लायबिलिटीज की बुक वैल्यू आती है और यहाँ पे लायबिलिटीज की सेलिंग वैल्यू मतलब पेमेंट आती है। मोटा मोटा 4 आइटम आती है जी, फिर बचा प्रॉफिट लॉस निकल जाता है। इसके लिए लायबिलिटी अगर हमने उतनी ही पे करी तो प्रॉफिट लॉस कुछ भी नहीं, लायबिलिटी पर कम पे करा तो ऑटोमेटिकली प्रॉफिट आ जाता है। ऐसी एसेट जितने की है और यहाँ पे सेलिंग प्राइस ज्यादा की भी की प्रॉफिट आ जाएगा, कम की भी की लॉस आ जाएगा। ये पता है, ये पता है, ये पता है, ये नहीं पता, प्रॉफिट कैसे निकालें। एसेट की बुक वैल्यू से कंपेयर करेंगे सेलिंग प्राइस को, तो प्रॉफिट निकलेगा। लॉस भी तो हो सकता है। लॉस आए, लॉस कैसे निकालें। देखिए इससे कॉन्सेप्ट क्या होता कि हम पहले से एक बैलेंस शीट बनाएंगे और उससे कैलकुलेट करेंगे एसेट होगी कितनी। जैसे कि हमें कैपिटल पता 1,20,000, क्रेडिटर पता है 70,000 और कैश पता है 10,000। तो इस बैलेंसिंग फिगर से क्या मिल जाएगा, ये एसेट्स की बुक वैल्यू कितनी, ठीक है। ऐसे ही बैलेंस शीट को बोलते हैं सर मेमोरेंडम बैलेंस शीट। क्वेश्चन के अंदर थोड़ी बहुत इंफॉर्मेशन दे रखी होती है। जैसे चैप्टर के अंदर 3 क्वेश्चन करे हमने, उन क्वेश्चन में क्या था कि क्वेश्चन के अंदर बैलेंस शीट गिवन है और एडजस्टमेंट्स गिवन है, उसको बेस पर 3 अकाउंट बनाते हैं, रिलेशन, पार्टनर कैपिटल और कैश। एक क्वेश्चन में अगर बैलेंस शीट ही गिवन नहीं फिर कैसे करेंगे, स्टेप 1 ही नहीं हो पाएगा फिर तो बिना बैलेंस शीट। तो स्टेप 1 के लिए हम पहले बनाते हैं मेमोरेंडम बैलेंस शीट, उस आधी अधूरी इंफॉर्मेशन से, उसमें कोई ना कोई बैलेंसिंग फिगर निकलती है, फिर हमारी बैलेंस शीट कंप्लीट होती है, फिर आगे स्टेप 1 चालू होगा, फिर स्टेप 2, फिर स्टेप 3। करेंगे सॉल्व करें। टोटल आ रहा है लायबिलिटी साइड का 190 में से 10 गए तो बचा 180, मतलब एसेट्स की बुक वैल्यू 180 वाली एसेट बिकी 150 में, 30 का लॉस हो गया, डी ऑप्शन आंसर। रिलेशन अकाउंट बना के भी कर सकते हैं इसको कि सर एसेट्स की बुक वैल्यू 180, सेलिंग प्राइस 150, क्रेडिटर 70, कुछ नहीं बोला 70 ही पे करे होंगे, प्रॉफिट ऐसे भी निकाल सकते हो आप, 30,000 रुपये आएगा। या डायरेक्टली भी कंपेयर कर सकते हो, 180 की एसेट 150 की बिकी है, 30 का लॉस, ठीक है जी। आंसर नोट करेंगे इसका, हमने बैलेंस शीट जो बनाई है वो भी।
स्टूडेंट ने बैलेंस शीट बनाए, उससे बैलेंसिंग फिगर निकाले, एसेट्स, और फिर प्रॉफिट लॉस कैसे निकाला उसके लिखे हैं। प्रॉफिट ऑपरेटिंग लॉस इक्वल्स टू बुक वैल्यू माइनस सेलिंग प्राइस। बुक वैल्यू 180 है, सेलिंग प्राइस 150 है, तो लॉस 30। हाँ जी, 65 क्वेश्चन नंबर, 65 क्वेश्चन नंबर। एक्स वाई जेड पार्टनर है फर्म में, 4:3:2 की रेशियो है। फर्म से डिसोल्यूशन के टाइम पर फर्म की जो टोटल एसेट्स हैं वो 70,000 की, क्रेडिटर्स जो हैं वो 15,000 15,000 के, एक्सपेंस हो गया रियलाइजेशन पे 2100 पे। एसेट्स बिकी बुक वैल्यू से 15% ज्यादा था, क्रेडिटर को पे करा बुक वैल्यू से 2% ज्यादा। प्रॉफिट या लॉस कितना हुआ उसके हिसाब से वाई की कैपिटल डेबिट क्रेडिट कितना अमाउंट से होगी ये बताना। बताइए एसेट्स में प्रॉफिट है कि लॉस है? कितना प्रॉफिट है? $70,000 का 15%। बताइए लायबिलिटी में प्रॉफिट है कि लॉस है? जो एक्सपेंस पे कर रहे हो प्रॉफिट है कि लॉस? प्रॉफिट लॉस निकल जाएगा इससे। अगेन सेम बात कहूंगा, रिलेशन अकाउंट बनाकर भी कर सकते हो आप उसको। एसेट्स की बुक वैल्यू डेबिट में लिखो, सेलिंग प्राइस क्रेडिट में, क्रेडिटर बुक वैल्यू क्रेडिट में लिखो, एक्चुअल पेमेंट डेबिट में, एक्सपेंस डेबिट में, बैलेंस करके आओगे तो भी आंसर सेम आएगा। ₹8,100 का लॉस, आंसर तो लेकिन मैच नहीं कर रहा सर, क्या गड़बड़ हो रही है? टोटल लॉस नहीं मांगा, वाई के खाते में कितना जाएगा लॉस ये मांगा। वाई का सर जो रेशियो है वो है 3/9, उसको मल्टीप्लाई कर दें 3/9 से, वो आंसर आ जाएगा। 27 ने दो बार दे रखा है, बी ऑप्शन में और सी ऑप्शन में, कौन सा सही कैसे पता लगेगा? लॉस के केस में पार्टनर कैपिटल डेबिट होता है, ₹27 डेबिट बैलेंस, सी ऑप्शन आंसर आएगा। तो बी है सर, प्रॉफिट आ रहा है ना? अच्छा सॉरी, प्रॉफिट आ रहा है, बी ऑप्शन आएगा, सही प्रॉफिट आ रहा है, बी ऑप्शन आएगा। 66 पर आ गए, क्वेश्चन 66। ऑन डिसोल्यूशन फर्म्स बैलेंस शीट टोटल इज 77,000, टोटल दे रखा है बैलेंस शीट का। ऑन द एसेट साइड ऑफ द बैलेंस शीट आइटम्स वर शोन, एक तो दे रखी है प्रीलिमिनरी एक्सपेंस 2,000 रुपए, पीएनएल अकाउंट डेबिट बैलेंस 4,000 रुपए, कैश बैलेंस 1,800 रुपए, और क्वेश्चन के अंदर दे रखा है कि रिलेशन अकाउंट में जो लॉस हुआ है वो 6,300 रुपए का हुआ है। तो हमें बतानी है कि एसेट एक्चुअल में बिकी कितनी है। शुरू हो जाएगी। बैलेंस शीट में प्रीलिमिनरी एक्सपेंस 2,000, पीएनएल डेबिट बैलेंस 4,000, कैश 1,800 और सन्ड्री एसेट्स ये नहीं पता। टोटल तो पता है लेकिन हमें तो एसेट साइड की 3 आइटम दे रखी है, टोटल दे रखा है, तो अगले आइटम नहीं निकाल सकते क्या? निकाल सकते हैं। बताइए कितनी आई सन्ड्री एसेट्स? 69,000। सभी का याद है सहमत है सभी? तो एसेट एक्चुअल में है 69,200।
लॉस हुआ है 6,300 का। तो सेट कम में बिकी ज्यादा में बिकी? कम में बिकी। 69,200 कितने रुपए की एसेट 6,300 के लॉस में बिकी है, तो सेलिंग प्राइस नहीं निकाल सकते, माइनस करके निकाल देंगे। कितना है? 62,900 में सेट बिकी है, लेकिन ब्रैकेट में लिखा हुआ है कि टोटल बताएं इंक्लूडिंग कैश बैलेंस, टोटल एसेट जो बिकी कैश को मिला करके, कैश जोड़ दो इसके अंदर। क्वेश्चन में लिखा हुआ है कैश को मिला करके बताएं टोटल एसेट से कितना पैसा आया, तो कैश को जोड़ दीजिए। ये आ गया सी ऑप्शन 64,700। ब्रैकेट में नहीं लिखी होती इंक्लूडिंग कैश तो फिर नहीं जोड़ते। अगर एसेट से लेस पूछा है तो जो एसेट बिकी है वही वाला अमाउंट निकालते हैं। क्लियर हो गई ये बात? $67 करें, लास्ट क्वेश्चन छुट्टी हो जाएगी आप। 67 क्वेश्चन। On dissolution of a firm, partner's capital account balance was 63,000, creditor 12,000, P&L डेबिट बैलेंस 6,000, और क्वेश्चन में बोला है कि प्रॉफिट हुआ इस साल रियलाइजेशन पर 7,800 रुपए का। टोटल अमाउंट रियलाइज्ड फ्रॉम एसेट, सेलिंग प्राइस बताना है एसेट का, एसेट बिकी कितने? ट्राई करें। सर भी आंसर तो चेक करना पड़ेगा, मुझे याद नहीं। पार्टनर्स कैपिटल 63,000, क्रेडिटर्स 12,000 और P&L 6,000। तो इससे हम कैलकुलेट कर लेंगे सर एसेट्स कितनी। टोटल 75,000 आ रहा, तो यहाँ पर आ गया 69,000। तो एसेट्स एक्चुअल में है 69,000। प्रॉफिट हुआ है 7800 का, तो ज्यादा में बिकी कि कम में बिकी? ज्यादा में बिकी। बुक वैल्यू में प्रॉफिट ऐड करते हैं तो सेलिंग प्राइस आ जाता है 76,800 भी होगी। नेक्स्ट क्लास में डिबेंचर स्टार्ट करेंगे।